हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं और बेसिक में हम बात कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन को लेकर, है ना, न्यूरोथेरेपी की परिभाषा को लेकर कि न्यूरोथेरेपी की परिभाषा क्या है, न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है। अगर हम शुरुआत से देखें तो न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन भी बदलती चली गई, इसकी जरूरत के हिसाब से, इसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से। जैसे जब न्यूरोथेरेपी की शुरुआत हुई थी, जब डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी न्यूरोथेरेपी पर काम कर रहे थे या न्यूरोथेरेपी को जहां से उन्होंने शुरुआत करी थी, तो वो शुरुआत थी नाभि से लेकर। उन्होंने पेट की बीमारियों पर सबसे पहले काम करना शुरू करा था। पेट में दर्द हो जाए, एसिडिटी हो जाए, गैस हो जाए, नाभि खिसक जाए, नाभि ऊपर नीचे हो जाए, तो उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं। तो उस समय पर अगर न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन को समझा जाए तो सबसे पहले जो न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन थी, और इसको हम न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन यही है, लेकिन आज हमारे पास और भी डेफिनेशन है, तो इसलिए हम इसको न्यूरोथेरेपी की आधारभूत डेफिनेशन कहते हैं, बेसिक न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन कहते हैं, है ना। तो न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है? न्यूरोथेरेपी की आधारभूत डेफिनेशन है कि हम नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारियों का उपचार करते हैं, यानी कि न्यूरोथेरेपी के अंदर नाभि को केंद्र बिंदु मानकर सभी बीमारियों का उपचार किया जाता है। इसके हिसाब से शरीर के अंदर आने वाली हर बीमारी, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, उसका कहीं ना कहीं कारण आपकी नाभि का डिस्टरबेंस है। और न्यूरोथेरेपी नाभि को ठीक कर कर आपकी सभी बीमारी को उपचार करती है। सबसे पहले बीमारी कोई भी हो, हम किस पर काम करेंगे? नाभि के ऊपर करेंगे। तो न्यूरोथेरेपी की आधारभूत डेफिनेशन कहती है कि जब नाभि अपनी जगह से खिसकी हुई होगी तो आपको बीमारियां आ सकती हैं। जैसे अगर नाभि ऊपर की तरफ खिसकेगी तो नाभि के ऊपर के हिस्से में आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो वॉमिटिंग की फीलिंग हो, सिर दर्द की फीलिंग हो, गैस हो, एसिडिटी हो, बदहजमी हो, या कोई भी बालों का झड़ना हो, है ना। तो ये नाभि से ऊपर की समस्या तब आती है जब नाभि ऊपर की तरफ खिसकती है। इसी प्रकार नाभि अगर नीचे की तरफ खिसक जाए तो नाभि से नीचे के एरिया में दर्द आना शुरू हो जाएगा। वो आपको बैक पेन भी हो सकता है, लोअर बैक पेन भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन पेन भी हो सकता है, यूट्रस में पेन हो सकता है, यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, यूरिन की समस्या हो सकती है, स्टूल की समस्या हो सकती है, या आपको साइटिका पेन भी हो सकता है। यानी कि नाभि जब नीचे की तरफ खिसक रही है तो नाभि के नीचे खिसकने से नीचे की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। महिलाओं में पीरियड्स की समस्या हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकते हैं, अर्ली हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकती है, पीसीओएस हो सकती है। तो आज के समय पर अगर हम उसमें देखें तो ये सब नाभि के नीचे की तरफ खिसकने की वजह से हो सकता है। नाभि अगर लेफ्ट की तरफ खिसकेगी, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी, तो आपको उस समय पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ना, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेफ्ट साइड बॉडी में पेन हो सकता है, आपको म्यूकस में आव आ सकता है, यानी कि म्यूकस में झाग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैं मोशन को पास आउट करता हूं तो उसमें आव आता है। अगर हम इसे डायग्नोज के तौर पर देखें तो ये कोलाइटिस की समस्या है ना, यानी कि नाभि अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो आपको कोलाइटिस की समस्या हो सकती है। नाभि अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो आपके कॉन्स्टिपेशन ये भी हो सकता है कि आपको दिन में 2 दिन में 1 बार आए या 1 दिन में 3 बार आए, ये दोनों ही कॉन्स्टिपेशन है। यानी कि 1 दिन में आप 3 बार जाते हैं लेकिन तीनों बार पेट साफ नहीं हो रहा, तो ये क्या है? कॉन्स्टिपेशन ही है। ये भी हो सकता है कि आप 3 दिन में 1 बार जा रहे हैं, तो ये तो कॉन्स्टिपेशन है ही है। तो यानी कि नाभि अगर लेफ्ट साइड में खिसकेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसी प्रकार नाभि अगर दाईं तरफ जाएगी, यानी कि राइट तरफ जाएगी, तो आपके राइट साइड की बॉडी में पेन हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको मोशन दिन में 5 बार आएगा और वो 5 बार लूज होगा, है ना। और या जब भी आप मोशन जाते हैं तो वो लूज होता है। तो नाभि जब राइट साइड में जाएगी तो ये सिम्टम्स देगी, और इस सिम्टम्स के आधार पर हमारे को समझ आएगा कि पहले हमने क्या ठीक करना है? नाभि को ठीक करना है। और जब पेट गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी पेट से लिंक हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं या मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो पेट की समस्या से अब डिप्रेशन में जा रहे हैं,
या पेट की समस्या की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेरा पेट ठीक नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा पेट ठीक नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, मेरा पेट ठीक होना चाहिए नहीं तो मैं सुसाइड भी कर सकता हूं। इवन यहां तक की फीलिंग आपको पेट की वजह से जा सकती है। नींद उड़ जाती है क्योंकि पेट गड़बड़ है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ बना रहता है, भारीपन बना रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उनका काम में मन ही नहीं लगेगा, यानी कि कहीं ना कहीं नाभि आपकी मानसिक बीमारियों का भी कारण बन जाती है ना। तो न्यूरोथेरेपी का आधार क्या है कि न्यूरोथेरेपी में आप किसी भी समस्या को लेकर आ रहे हैं, आप आज भी हम इसका काम तो वही कर रहे हैं, हमने भले ही डेफिनेशन चेंज की हो, हमारे पास किसी भी बीमारी को लेकर पेशेंट आ रहा है, हम सबसे पहले उसका पेट ही ठीक करते हैं, सबसे पहले हम उसके पेन पॉइंट्स पर ही काम करते हैं, सबसे पहले उसकी नाभि को ही ठीक करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा आधार है, और ये ना केवल शरीर का आधार है, ये न्यूरोथेरेपी का भी आधार है। न्यूरोथेरेपी की भी शुरुआत यहीं से हुई कि गुरुजी पैर की उंगलियों अंगूठों पर ट्रीटमेंट देकर पेट की नाभि को ठीक करते थे, है ना। तो ये न्यूरोथेरेपी की आधारभूत डेफिनेशन है और यही न्यूरोथेरेपी का बेस है और यहीं से न्यूरोथेरेपी की रिसर्च चालू हुई। ये पहली डेफिनेशन हमारी न्यूरोथेरेपी की हुई कि न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारी को उपचार करते हैं और नाभि के एरिया के आसपास होने वाले दर्द को ठीक करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये हुआ, है ना। तो पहली डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल डेफिनेशन। हम न्यूरोथेरेपी में करते क्या हैं? हम न्यूरोथेरेपी में करते क्या? कोई क्वेश्चन करता कि भाई न्यूरोथेरेपी में करते क्या हैं, तो करते क्या है? तो हमारी फंक्शनल डेफिनेशन, इसे हम बोलते हैं क्रियात्मक डेफिनेशन कि हम क्या करते हैं। तो क्या करते हैं? न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए दबाव देकर किन्हीं खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं और उनके कार्यों को नॉर्मल करते हैं, जिससे उनके शरीर में आई हुई बीमारी का उपचार होता है। मैंने डेफिनेशन बताई आपको, क्रियात्मक डेफिनेशन, जिसको हम फंक्शनल डेफिनेशन बोलते हैं, कि न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं? शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए दबाव देकर किन्हीं खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, उससे उस ऑर्गन के फंक्शन को नॉर्मल किया जाता है और उस एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से आई हुई बीमारी का उपचार करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं कि हमने न्यूरोथेरेपी में क्या करा कि न्यूरोथेरेपी में शरीर के विभिन्न भागों को, एक हमारी बॉडी पर हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो बॉडी के अलग अलग भाग हैं। हमने ये कहा है कि जब कोई आपका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा हो तो आपकी पोजीशन क्या होती है? हम इस तरीके से लेटे होते हैं, है ना, इस तरीके से लेटे होते हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखा है हमने। अब लिवर मुझे देना है तो लिवर के लिए केवल यही हाथ नीचे आएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये हाथ ऊपर ही रहेगा। लिवर के लिए लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई पर ही हमें प्रेशर देना है, तो ये भी फिक्स है, एक एंगल फिक्स है, ये एक इसका एंगल हो गया, ये एक इसका एंगल हो गया, ये इसका एक एंगल हो गया, ये इसका एक एंगल हो गया। केवल मेरा हाथ ही का तो मूवमेंट हो रही है और पॉइंट अलग अलग होते चले जा रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ हाथ को रखता हूँ और थाई और हाथ पर प्रेशर देता हूँ तो ये लिवर पॉइंट बन जाता है ना। अगर मैं यहां रखता हूं और थाई पर और यहां पर प्रेशर देता हूं तो ये किडनी का पॉइंट बन जाता है। अगर मैं इस हाथ को ऐसे मोड़ देता हूं तो ये मेरा थायराइड पी बन जाता है, ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है। अगर मैं इसी को ऐसे कर देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाता है? लेफ्ट ओवरी का हिस्सा बन जाता है ना। ये लेफ्ट ओवरी को, यानी कि राइट ओवरी का पॉइंट है, जो लेफ्ट से हम राइट ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये हम जो दे रहे हैं वो राइट ओवरी देते हैं, लेफ्ट हैंड पर राइट ओवरी देते हैं, तो ये अलग पॉइंट बन गया। अब इसके साथ मैं इसको भी मिला दूं तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। तो मेरे हाथ ही मैं तो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ हूं, लेकिन केवल हाथ के ही फंक्शन में चेंज आ रहा है, तो ये एक निश्चित कोण है, एक एंगल फिक्स है। तो शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित एंगल पर रखकर, निश्चित कोण पर रखकर, निश्चित समय के लिए काउंटिंग फिक्स है। कल मैं आपको बता रहा था कि 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड ही प्रेशर देना है। आप अपनी मर्जी से उसे 7 नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से उसे 5 नहीं कर सकते। आपका मेरा मन तो ज्यादा दबाने का, ज्यादा दबा देता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। आज मेरा मन नहीं है दबाने का तो मैं 3 सेकंड का दे देता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। आपका मन है या नहीं है, वो 6 सेकंड का ही प्रेशर रहेगा,
है ना, 6 सेकंड का ही रहेगा। तो न्यूरोथेरेपी में विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए हम दबाव देते हैं और उस दबाव के द्वारा हम किसी खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया यहां प्रेशर दे रहे हैं तो ये लिवर को ही स्टिमुलेट करेगा। आप दिल्ली में बात कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी की, चाहे कन्याकुमारी में बैठकर बात कर रहे हैं, चाहे आप लंदन में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई भी न्यूरोथेरेपी ये नहीं कहेगा कि इससे मैं गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट कर दूंगा। ये फिक्स है, ये पॉइंट लिवर का फिक्स है, ये लिवर को ही स्टिमुलेट करेगा। अगर मैं हाथ को ऐसे रख रहा हूं और ये प्रेशर यहां से है तो ये मेरी कौन सी राइट किडनी को स्टिमुलेट करने का तरीका है। लेफ्ट किडनी को जब मैं लिवर 0 दे रहा हूं तो मेरे राइट किडनी स्टिमुलेट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट होता है तो ये लिवर 0 हो गया तो ये किडनी को ही स्टिमुलेट करेगा। अब ये जम्मू कश्मीर का न्यूरोथेरेपिस्ट भी यही कहेगा, कन्याकुमारी का भी यही कहेगा, बंगाल का भी यही कहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं वो कहते कि नहीं जम्मू कश्मीर वाला कि ये नहीं तो ये तो गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। ये फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है, उस पॉइंट का प्रेशर फिक्स है और उस प्रेशर से उस ऑर्गन को भी फिक्स है, ये किस ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा। अगर मैं हाथ को ऐसे रख रहा हूं तो मैंने अभी आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए हम थायराइड पी दे रहे हैं। तो ये फिक्स है कि अगर मैं हाथ को ऐसे रखकर यहां 4 पॉइंट दे रहा हूं तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। तो पॉइंट फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, ऑर्गन भी फिक्स है। तो हम किन्हीं खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं और उसके कार्य को ठीक करते हैं। हमारे पास व्यक्ति तभी तो आ रहा है जब बीमार है। बीमार है तो यानी कि कोई ना कोई ऑर्गन उसका काम ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, दो ही कंडीशन होगी। अगर वो ठीक ही कर रहा होता तो हमारे पास थोड़ी आता। अगर उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई बीमारी नहीं है, तो या तो ये है कि भाई ठीक रहने के लिए आ रहा है ना, या दूसरी कंडीशन में वो बीमार है तो आ रहा। जब बीमार है तो कोई ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा होगा या कम काम कर रहा होगा। अगर पैंक्रियास ज्यादा काम करे, इंसुलिन ज्यादा बनाए तो बॉडी की शुगर लेवल डाउन हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो सकता है, यानी कि शुगर की कमी से होने वाला कोमा हो सकता है, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन को ज्यादा बना रहा है। तो पैंक्रियाज क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है। अगर पैंक्रियाज कम काम करे यानी कि इंसुलिन को कम बनाए तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, यानी कि शुगर का लेवल बढ़ेगा तो इसको डायबिटीज कहते हैं। तो पेशेंट क्या है, डायबिटीज का शिकार है। तो हमने उस ऑर्गन को ठीक करना है, तो पैंक्रियास को ठीक करना है। तो जब हम पैंक्रियास को स्टिमुलेट करेंगे तो उसका फंक्शन नॉर्मल होगा। वो ज्यादा काम कर रहा है तो कम काम करेगा, कम काम कर रहा है तो नॉर्मल फंक्शन करेगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रेशर पॉइंट से ऑर्गन के फंक्शन को ठीक करते हैं और उस ऑर्गन की बीमारी का इलाज करते हैं। कि भाई पैंक्रियास कम काम कर रहा था तो इसलिए शुगर हो गई, ज्यादा काम कर रहा था तो शुगर डाउन हो गई, तो ये बीमारी हो गई ना, दोनों हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों डिजीज हो गई। तो इन बीमारी का उपचार करते हैं, है। तो न्यूरोथेरेपी की क्रियात्मक डेफिनेशन क्या हुई कि न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए प्रेशर देकर किन्हीं खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं और उनके कार्यों को ठीक कर कर हम बीमारी का उपचार करते हैं। यानी कि या तो वो ज्यादा काम कर रहे होंगे या कम काम कर रहे होंगे, उसको नॉर्मल फंक्शन में हम लेकर आते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये फंक्शनल डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये इसे क्या बोलते हैं हम, क्रियात्मक डेफिनेशन बोलते हैं। क्रियात्मक कैसे क्रिया करती है, ठीक है, क्लियर है। तीसरी डेफिनेशन जो हमारी है वो क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन यानी कि साइंटिफिक डेफिनेशन, इसको हम साइंटिफिक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। इसको हम आधुनिक न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन बोलते हैं। मॉडर्न, साइंटिफिक और आधुनिक डेफिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब न्यूरोथेरेपी की रिसर्च हो रही थी, अब गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी को एक एस्टेब्लिश्ड पोजीशन में पहुंचा दिया, लोग इससे अपना इलाज करा रहे। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गुरुजी को मौका मिला कि वो न्यूरोथेरेपी को प्रेजेंट करें, न्यूरोथेरेपी को समझाएं। तो उनको जब वो लेक्चर देने जाते थे, मेरे सामने बहुत बार गंगाराम में आए लेक्चर देने के लिए, एम्स में गए, इवन हमने गुरुजी ने आकर हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी लेक्चर्स दिए, वकीलों को, एडवोकेट्स को, जजों को, है ना। तो जब वो ऐसे मौके मिले तो बहुत सारे साइंटिस्ट जब एक जगह बैठे थे, तो जब गुरुजी ने ये कहा कि हम न्यूरोथेरेपी में नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारियों का उपचार करते हैं और हम हर बीमारी का उपचार सफलता से कर सकते हैं,
तो उस समय पर सभी जितने भी जो साइंटिस्ट थे या डॉक्टर्स थे, उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा। बाद में इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया कि एक साइंस नाभि पर कैसे केंद्र हो सकती है, क्योंकि साइंस का सोचने का तरीका उनका अपना है ना। वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं, वो एमआरआई की रिपोर्ट देखते हैं। जब तक एमआरआई की रिपोर्ट नहीं देख लेंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको कमर दर्द का कारण क्या है ना, क्योंकि वो आपको स्लिप डिस्क हो गई है, बल्ज हो गई है, हर्निएशन हो गई है, लॉर्डोसिस हो गया, लिस्थेसिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लॉसेस हो गया, बहुत सारे अलग अलग टर्म कंडीशन हो सकते हैं एक कमर दर्द के, है ना। और ये सब कहां से पता चलता है? रिपोर्ट से पता चलता है। तो जो चीजें रिपोर्ट्स में आती हैं वो उसी को मानते हैं, जो रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं उनको वो मानते ही नहीं है ना। अगर आपने रिपोर्ट कराई और आपको कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आई तो वो क्या कहेंगे? फिर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ये बीमारी नहीं है लेकिन आपने मन में बिठा रखी है, ये बीमारी नहीं है लेकिन आपने सोच रखा है कि मुझे बीमारी है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने अभी बताया कि ये न्यूरोथेरेपी का आधार नाभि है। तो उन्होंने कहा कि किस रिपोर्ट में नाभि दिखाई देती है? क्या अल्ट्रासाउंड में नाभि आती है? क्या हमारे एक्सरे में नाभि आती है? क्या सीटी स्कैन में आती है? कोई है टेस्ट जिसमें हम नाभि को देख सकते हैं कि नाभि को ठीक करेंगे तो हम बीमारी का इलाज कर देंगे? हाँ, ये अच्छी बात है कि न्यूरोथेरेपी से मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी ठीक हो रही है, पार्किंसन भी ठीक हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी ठीक हो रही है, घुटने भी ठीक हो रहे हैं, कमर भी ठीक हो रहे हैं, ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन इसका जो नाभि वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारी समझ से बाहर है ना, बाहर है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोरोना के समय पर रामदेव जी ने कोरोनिल बनाई है ना, बनाई, सबको पता है, और उससे बहुत सारे पेशेंट भी ठीक हुए। लेकिन हमारे मेडिकल साइंस ने उसे डिनाई कर दी कि भाई इससे हम कोई गारंटी नहीं लेते इसकी कि ये ठीक करेगी। ये जो रामदेव जी दावा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत दावा कर रहे हैं, ये उनका अपना दावा है, हम इसमें कोई भी अपनी मोहर नहीं लगाएंगे कि ये मेडिकली प्रूफ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ा, लेकिन मेडिकल साइंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम कोरोनिल पर कोई भी दावा नहीं करेंगे, ना हम इसमें मोहर लगाएंगे कि कोरोनिल से कोरोना ठीक हो सकता है। तो रामदेव जी काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि रामदेव जी ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने एक मेडिकल साइंस के तौर पर, क्योंकि न्यूरोथेरेपी को हमें मेडिकल साइंस के साथ कोरिलेट कर काम करना है, तो उस समय पर फिर न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन चेंज हुई और इसको हम बोलते हैं न्यूरोथेरेपी की मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से आज की मेडिकल साइंस ये मानती है कि जब शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन का इनबैलेंस होता है, मॉडर्न साइंस ये कहती है कि जब शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होता है तो बीमारियां आती हैं, है ना। तो अब वो कहते हैं कि या तो बीमारी एसिडोसिस की प्रॉब्लम में आएगी या बीमारी अल्कलोसिस की प्रॉब्लम में आएगी, या तो बॉडी की कंडीशन एसिडोसिस हो सकती है या अल्कलोसिस हो सकती है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो बीमारी उसे नहीं आएगी, ये मॉडर्न साइंस ने कहा। तो इसी को आधार मानकर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने अपनी मॉडर्न डेफिनेशन बनाई और उन्होंने कहा कि न्यूरोथेरेपी के अंदर न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सभी बीमारियों को उपचार कर सकती है। क्या कहा डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने कि न्यूरोथेरेपी बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना जानती है और इसको बैलेंस कर शरीर के अंदर आई हुई बीमारी को उपचार कर सकती है। जब हमने ये सेंटेंस कहा तो सभी डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट करा और सभी डॉक्टर ने कहा कि हाँ, अगर न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकती है तो हम मान सकते हैं कि ये बीमारी को इलाज कर सकते हैं, है ना। अब उन्होंने दूसरे कॉन्सेप्ट में कहा, गुरुजी ने कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम हमारा लंग्स करता है, हमारा स्टमक करता है, हमारी किडनी करती है, तो इनका मेजर पार्ट है बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना। तो हम इन तीनों सिस्टम पर काम करना जानते हैं, हम इन तीनों सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कर सकती है, आपके किडनी के सिस्टम को कर सकती है, और इसी के लिए न्यूरोथेरेपी में लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए हमारा ऑक्सीजन फार्मूला बना।
डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज बने, और किडनी को ठीक करने के लिए हमारे पास किडनी क्लियर फॉर्मूला बना। तो जब भी एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होंगे तो हम ऑक्सीजन का फॉर्मूला दे सकते हैं, हम किडनी क्लियर फॉर्मूला दे सकते हैं, और पेट को ठीक करना तो हमारा बेसिक है, यानी कि हमारा आधार है। तो इस प्रकार से हमारी मॉडर्न साइंस, हमारी मॉडर्न डेफिनेशन, हमारी आधुनिक परिभाषा बनी कि न्यूरोथेरेपी के अंदर हम शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं और उसको बैलेंस कर आई हुई बीमारी का उपचार करते हैं। तो इस तरीके से हमारी 3 डेफिनेशन बनकर आई, हमारा आधारभूत डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, हमारी जो फंक्शनल डेफिनेशन है, क्रियात्मक डेफिनेशन, और हमारी जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन है, वो हमारी आधुनिक डेफिनेशन। ये 3 डेफिनेशन बनकर आई। लेकिन न्यूरोथेरेपी की अगर डेफिनेशन देखें तो न्यूरोथेरेपी की फंक्शनल डेफिनेशन को ही हम मेन डेफिनेशन मानते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूरोथेरेपी के अंदर शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए दबाव देकर किन्हीं खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, उस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर उसकी कमी से आई हुई बीमारी का उपचार करते हैं, और इस तरीके से बीमारी का इलाज, संपूर्ण शरीर का इलाज हो जाता है। तो ये जो फंक्शनल डेफिनेशन है, ये न्यूरोथेरेपी की मेन डेफिनेशन है। जब भी पूछा जाता है न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है, तो हमें यही डेफिनेशन लिखनी है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि न्यूरोथेरेपी की आधारभूत डेफिनेशन क्या है, तो फिर वो नाभि वाली लिखनी है। अगर पूछा जाए कि न्यूरोथेरेपी की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, तो वो एसिड और अल्कलाइन वाली लिखनी है। लेकिन अगर केवल कहा जाए कि न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है, तो ये फंक्शनल डेफिनेशन ही न्यूरोथेरेपी की मेन डेफिनेशन है। रोक देना। अभी सवाल ये है कि न्यूरोथेरेपी में हम 6 सेकंड का ही प्रेशर क्यों देते हैं, है ना? तो गुरुजी ये कहते हैं 2 इसके कारण हो सकते हैं। 2 अभी तक जो गुरुजी ने रिसर्च करी, गुरुजी ने एक तो रिसर्च साइंटिफिक करी और दूसरा थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेरिमेंटल करी। तो जो साइंटिफिक है कि हमारा जो हार्ट है वो प्योर कैसे होता है, प्योर होने के लिए साइकिल चलती है। साइकिल क्या है कि हमारे हार्ट से लंग्स को ब्लड जाता है, लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन डालता है, और वह ऑक्सीजन वाला ब्लड दोबारा हार्ट में आता है, और हार्ट फिर इसे पूरे शरीर को पंप करके देता है। तो हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हुई। इस साइकिल को कंप्लीट होने में 6 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि इन प्योर ब्लड को प्योर होने में, यानी कि हार्ट की जो साइकिल रेट, आपके हार्ट टू लंग्स जो साइकिल रेट है, यानी कि हार्ट से इनप्योर ब्लड लंग्स में गया, लंग्स ने उसको प्योर करा, और प्योर करने के बाद दोबारा लंग्स हार्ट में भेजा, और हार्ट ने उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा। इसमें केवल 6 सेकंड का समय है, इसलिए हम 6 सेकंड का प्रेशर देते हैं। दूसरा, गुरुजी कहते हैं कि 6 सेकंड से ज्यादा का प्रेशर, आप 6 सेकंड से ज्यादा का प्रेशर देते हैं तो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अगर हम 6 सेकंड से ज्यादा का समय कहीं पर भी देते हैं तो धीरे धीरे कर वहां पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और जो कि आपके मसल स्पिन का कारण बन सकता है। तो 6 सेकंड के प्रेशर से खत्म होते ही तुरंत हमने हटना है, क्योंकि वहां पर मसल्स अपने अंदर से, चूंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी मसल्स लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाते होंगे, कभी ऊंचाइयों वाले इलाके में जाते होंगे, तो वहां लिखा होता है कि यहाँ ऑक्सीजन का दबाव कम है या ऑक्सीजन कम है। तो उस समय पर हम पहाड़ियों पर चलते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो उस एनर्जी के चक्कर में हमें क्या, तेजी से श्वास लेते हैं, तेजी से श्वास लेते तो हीमोग्लोबिन बनता है, और जो तेजी से श्वास ले रहे हैं और बॉडी को एनर्जी देनी है, तो वहां पर ऑक्सीजन कम है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। इसी वजह से, और लैक्टिक एसिड क्या है, पेनफुल केमिकल है, यानी कि जहां जमा होगा वहां दर्द हो जाएगी। तो हम जब वापस आते हैं तो हमारी पिंडलियों में दर्द हो रहा होता है। हम पहाड़ों से यात्रा करके आते हैं या हम कोई भी यात्रा कर आते हैं तो हमारी पिंडलियों में दर्द होता है, क्योंकि पिंडलियां उस समय पर सबसे ज्यादा काम कर रही होती हैं, क्योंकि आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कहाँ के मसल ज्यादा काम करते हैं, पिंडलियों की मसल्स के। तो पिंडलियों की मसल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और वो वहीं जमा हो जाता है, और वो धीरे धीरे निकलता है। तो 2-3 दिन के बाद आपका दर्द भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि 6 सेकंड से ज्यादा का प्रेशर नहीं देना है। जहां देना है उसकी कंडीशन गुरुजी ने लिखी है।
कि अगर हमें देना भी है तो जैसे हाफ कुंडली 40 सेकंड है, तो वो देना है लेकिन उसका पर्पस है कि हम ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, है ना। 13 सेकंड की है, 12 सेकंड की है, और 99% तो सभी पॉइंट 6 सेकंड के ही हैं, 99%। तो 6 सेकंड का प्रेशर, रीजन एक कि हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन आने में 6 सेकंड का समय लगता है। और दूसरा कि हम लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से बचना चाहते हैं कि उतनी देर में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा तो मस्कुलर पेन आ सकता है, इस वजह से भी हम 6 सेकंड का ही प्रेशर न्यूरोथेरेपी में अप्लाई करते हैं। और जहां पर भी हम इसको बदलते हैं वहां साफ साफ मेंशन करते हैं कि हमें कितने सेकंड का प्रेशर देना है। अब हम देखेंगे न्यूरोथेरेपी की विशेषताएं क्या हैं। न्यूरोथेरेपी की विशेषताएं, जिनको हम न्यूरोथेरेपी फीचर्स भी बोलते हैं। न्यूरोथेरेपी की जो फीचर्स है जो हमने सीखने हैं, एक न्यूरोथेरेपिस्ट को जानने चाहिए, वो साइंस के साथ कोरिलेशन को समझना है कि हम साइंस के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, कैसे हम उस साइंस की, मॉडर्न साइंस की रिसर्च को अपनाते हैं। हम इन न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन फीचर्स में, न्यूरोथेरेपी की विशेषताओं में ये देखेंगे कि न्यूरोथेरेपिस्ट एक मॉडर्न साइंस के रिसर्च पर कैसे काम करता है, उसका कैसे फायदा उठाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि मैं नाभि को ठीक करके बीमारी का उपचार करता हूं, नहीं। अब हम कहेंगे कि जो साइंस कहती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको आधार मानकर हम ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, साइंस या मेडिकल साइंस ने ही हमें बताया कि पैंक्रियाज बहुत सारी बीमारियों का कारण है। पैंक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अगर पैंक्रियाज ठीक से काम ना करे तो आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाएगा। थायराइड हो सकती है, शुगर हो सकता है, हाइट की इंक्रीजमेंट कम हो सकती है, बॉडी का डेवलपमेंट रुक सकता है, हार्मोन्स की दिक्कत हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, बॉडी का विकास रुक सकता है, वेट कम हो सकता है, सब बीमारियां हो सकती हैं पेट से, है ना। और पेट में भी अगर आपका डाइजेशन ठीक रखना है तो उसमें पैंक्रियाज का रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि पैंक्रियाज आपके खाने को पचाने के लिए, चाहे वो तेल हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट को पचाने के लिए भी लाइपेज बनाता है। यानी कि फैट तब तक नहीं पचेगा जब तक लाइपेज नहीं बनेगा, आपकी प्रोटीन तब तक नहीं पचेगी जब तक ट्रिप्सिन नहीं बनेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट तब तक नहीं पचेगा जब तक अमाइलेज नहीं बनेगा। तो इनकी फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को जो फाइनल डाइजेस्ट करता है वो पैंक्रियाज ही करता है ना। तो यानी कि अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो शरीर की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। जिसके शरीर में फैट ना हो, जिसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ना हो, जिसके शरीर में प्रोटीन ही ना हो, तो वो शरीर ही ना हो, है ना, वो शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर के अंदर तो ये तीनों चीजें हैं और इन तीनों चीजों के लिए सही प्रकार से बनने के लिए पैंक्रियाज जरूरी है। तो पैंक्रियाज पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन रोल अदा करता है। पैंक्रियाज से निकलने वाला ग्लूकागोन हार्मोन हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारे घर के अंदर खाना बनाने का काम हमारे माता जी करती होंगी, दादी जी करती होंगी, कोई भी करता है ना। यानी कि अगर वो ना हो तो खाना बनेगा ही नहीं। तो ग्लूकागोन क्या करता है, आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है, रखा हुआ है अलमारियों में, छिपकर रख दिया आपने, उसका इस्तेमाल कौन करता है, ग्लूकागोन हार्मोन करता है। तो पैंक्रियाज ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, तभी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो मैं ना बोल पाऊंगा, ना आप सुन पाएंगे, या बैठने का भी मन नहीं करेगा, ऐसा करेगा यही चादर बिछा के लेट जाऊं, क्यों, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है। इसके बाद हमारे जितने डाइजेस्टिव सिस्टम है यही करता है। हमारे शरीर के अंदर भगवान ने एक मॉनिटर बनाया हुआ है कि उसकी जिम्मेदारी है कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर पनपनी नहीं चाहिए। तो उसको सोमेटोस्टेटिन कहते हैं, एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज से ही निकलता है और इसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरे शरीर में घूमता है। कोई बीमारी तो नहीं आ रही, यहाँ पर कहीं बीमारी तो नहीं पनप रही, उस बीमारी को वही रोकने का काम कर देता है। यानी कि सोमेटोस्टेटिन शरीर के अंदर चलने वाली किसी भी अनवांटेड मूवमेंट को रोकने का काम करता है। कहाँ से बन रहा है, पैंक्रियाज से बन रहा है, सोमेटोस्टेटिन बन रहा है। अगर वो बीमारी बढ़ रही है इसका मतलब आपका जो चौकीदार है वो खराब हो गया है, वो बन नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर न्यूरोथेरेपी उस पर काम करेगी। तो ये भी किसका काम है, पैंक्रियाज का ही काम है। आपके शरीर के अंदर इंसुलिन को बनाने का काम भी पैंक्रियाज करता है कि आप जो खा रहे हैं उस खाने के बाद में जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को हम एक साथ तो यूज कर नहीं सकते,
नहीं कर सकते। उस एनर्जी को क्या करते हैं, हम संभाल के रख लेते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस एनर्जी का यूज करेंगे। तो वो संभालने का काम कौन करता है, इंसुलिन करती है। कि आपने जो भी खाना खाया और उससे एनर्जी मिली, ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज को इंसुलिन पकड़ता है, अलमारी के अंदर जाके रख देता है कि भैया हमें अभी तो इतनी जरूरत है नहीं, अभी तो मेरा काम चल रहा है, लेकिन 2 घंटे बाद मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उस एनर्जी को मैं यहां से निकाल लूंगा। तो निकालने का काम कौन कर रहा है, ग्लूकागॉन हार्मोन। रखने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रही है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। अगर इंसुलिन ही ना बने तो फिर रखेगा कौन, जब रखेगा नहीं तो ग्लूकोन निकालेगा क्या, तो इंसुलिन का बनना भी जरूरी है, जो कि पैंक्रियाज ही बनाता है और दूसरा कोई ऑर्गन नहीं बनाता, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पैंक्रियाज तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हमारे ग्लूकोज को ठीक रखने के लिए भी जरूरी है, हमारे ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है, हार्मोन भी जरूरी है। तो इस तरीके से पैंक्रियाज से बनने वाले जो भी जितने भी काम है बहुत सारे हैं। तो न्यूरोथेरेपी ये मान के चलती है कि साइंस ने हमें ये जानकारी दी, क्योंकि साइंस तो रिसर्च करती है, और ये जितने मैंने काम बताए हैं साइंस ने प्रूफ करा है, क्योंकि साइंस वही मानती है जो देखती है, जिसे पता है। हम साइंस पर क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि साइंस तो एविडेंस पर काम करती है, यानी कि पैंक्रियाज ने इतने सारे काम किए हैं तो ही हमें पता चला है। और मेडिकल साइंस की इस रिसर्च पर न्यूरोथेरेपी काम करती है कि हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना जानते हैं और हर उस काम के लिए स्टिमुलेट करना जानते हैं जो हमें मेडिकल साइंस ने बताया। अगर हम सोमेटोस्टेटिन को बनाना चाहते हैं तो 2 पेन दे देंगे, अगर हम ग्लूकागॉन को बनाना चाहते हैं तो 4 पेन दे देंगे, अगर हम खाने के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाना चाहते हैं तो 8 पेन दे देंगे, और अगर हम इंसुलिन को बनाना चाहते हैं तो 10 पेन दे देंगे। तो जितने काम उन्होंने बताए उतने तरीके से हमने स्टिमुलेट कर दिया। तो न्यूरोथेरेपी ने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ठीक करी कि भाई कोई मेरे पास आए कि मेरा इंसुलिन नहीं बन रहा तो हमने 10 पेन दिया, कोई कहे कि मेरा इंसुलिन ज्यादा बन रहा है तो 4 पेन दे दिया, कोई कहे कि मेरे शरीर के अंदर कैंसर की ग्रोथ हो रही है तो हमने सोमेटोस्टेटिन 2 पेन दे दिया, कोई कहे कि मेरा खाना पचता नहीं है खाना खाने के बाद तो हम क्या करेंगे 8 पेन दे देंगे। तो हमने उसकी बीमारी के हिसाब से जो हमें साइंस ने इंफॉर्मेशन दी हमने उस पर रिसर्च करी और न्यूरोथेरेपी ने पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर अनेक बीमारियों को इलाज कर दिया। तो हमारा पहला सेंटेंस कि न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर सकते हैं और शरीर में आने वाली कई सारी बीमारी को उपचार करते हैं, कई सारी बीमारी को उपचार कर सकते हो। तो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना जानते हैं और उसका रिसर्च हम कर उस पर हर बीमारी पर काम करते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न साइंस हो गई, यानी कि न्यूरोथेरेपी ने जवाब उसी की लैंग्वेज में उनको दिया कि हम साइंस के साथ इस तरीके से काम कर सकते हैं। हम 2 पेन देंगे और मैं डॉक्टर के सामने बोलूं कि मैं 2 पेन देकर सोमेटोस्टेटिन को बना सकता हूं, तो डॉक्टर कहेगा सोमेटोस्टेटिन अगर बन जाएगा तो फिर तो ठीक है, कैंसर भी मतलब कोई भी जो बीमारी चल रही है वो रुक जाएगी, क्योंकि वो उसको डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो उनकी खुद की रिसर्च है। 4 पेन देकर मैं ग्लूकागॉन हार्मोन को बना सकता हूँ, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता हूँ। डॉक्टर कहेगा ग्लूकागॉन तो वास्तव में ग्लूकोज को ही बढ़ाता है तो उसको डिनाई नहीं कर सकता। मैं 10 पेन से इंसुलिन बना सकता हूँ, अगर 10 पेन से इंसुलिन बन सकता है तो ग्लूकोज यानी कि ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो सकती है। तो वो हमने उनकी लैंग्वेज में ही उनको समझा दिया, है ना। काम मैं वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था, लेकिन अब मैंने उनको उनकी लैंग्वेज में समझा दिया। तो न्यूरोथेरेपी मॉडर्न साइंस की रिसर्च को आधार मानकर अब बीमारी को उपचार कर रही है। तो हम पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर अनेक बीमारी का उपचार कर सकते हैं, जैसा हमें मेडिकल साइंस ने बताया है ना। दूसरा, मेडिकल साइंस ने कहा कि 3 सिस्टम आपके ठीक होना जरूरी है। अगर आपके 3 सिस्टम ठीक है तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, एक एक्सीडेंट समस्या को छोड़कर। मेरे लंग्स ठीक है, किडनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर गया किसी ने टक्कर मार दी, तो टक्कर मार दी तो एक्सीडेंटल केस हो गया। तो एक एक्सीडेंटल केस को छोड़कर हमारे 3 सिस्टम अगर ठीक हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं पनपेगी हमारे शरीर के अंदर। हमारा लंग्स का सिस्टम, हमारा स्टमक का सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी का सिस्टम, अगर ये 3 सिस्टम ठीक है तो आपको 99% तो बीमारी नहीं आ सकती, है ना, क्योंकि हर बीमारी का मुख्य कारण इन तीनों से ही जुड़ा होगा। कोई भी बीमारी शरीर के अंदर है, किसी भी पेशेंट के अंदर है, किसी भी तरीके की है, आप उसे 3 सवाल पूछो, क्या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, वो तो कहेगा, लेकिन उसे चेक करा लो, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी आएगी, या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगी, या उसके किडनी के सिस्टम में आएगी। यानी कि शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है, ये 3 तो सिस्टम कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इफेक्ट जरूर होगा। क्योंकि
क्योंकि हमारा लंग्स का सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। लेकिन हम ऑक्सीजन को लेते हैं लेकिन हर सेल तक नहीं पहुंचाते हैं। तो जब हर सेल से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बाकी सेल तो डेड ही हो जाएंगी, मर जाएंगी ना जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचे। तो हम श्वास लेते तो हैं लेकिन उतनी नहीं लेते जितनी हमें चाहिए। तो कितनी चाहिए हमें? एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी श्वास लेता है? 17 श्वास लेता है, 15 से 17 श्वास लेता है। तो उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा है। अगर वो थोड़ी सी और कम करे, यानी कि और लंबी गहरी श्वास ले, तो और अच्छा जी सकता है। हमारे साधु संत, महात्मा लोग, ऋषि मुनि 1 मिनट में 10 श्वास मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम 10 श्वास, नहीं तो 5 से 7 के बीच में ही लेते हैं, 5 से 7 के बीच में ही लेते हैं। और उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, उनके लंग्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। हम सामान्य व्यक्ति उनसे डबल लेते हैं, तो हमारी उम्र भी कम होती है और हमारी बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। तो हमने लंग्स को ठीक कर दिया। तो लंग्स को ठीक कैसे करेंगे कि अपनी श्वासों की गति को थोड़ा कम करिए, यानी कि लंबी गहरी श्वास लीजिए, टाइम लीजिए, लंबी गहरी श्वास लेकर शरीर के अंदर इसको फैलाइए। तो लंग्स को ठीक करना है। लंग्स क्योंकि हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होने का एक माध्यम है कि हवा के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं बल्कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजन को भी बाहर निकालते हैं। जितनी भी गैसेस हमारे शरीर के अंदर जाती हैं उतनी गैसेस को बाहर निकालते हैं। तो हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लंग्स का काम ठीक से करना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी खाते हैं, अच्छा खाते हैं, बुरा खाते हैं, सब पेट के अंदर जाता है। अब उसमें से अच्छी चीजें तो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, बुरी चीजें हमारी बॉडी से बाहर आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है ना। तो उसको ठीक करना है। तो न्यूरोथेरेपी इस पर भी काम करना जानती है। किडनी है, हम जो कुछ भी पीते हैं उसको अल्टीमेटली वो ब्लड के अंदर मिक्सअप होता है। लिक्विड क्या है? ब्लड के अंदर होता है। अब ब्लड उसको फिल्टर करने के लिए किडनी के पास पहुंचता है। किडनी उसे फिल्टर कर रही है तो सब कुछ ठीक है। अगर नहीं कर रही है तो आपके ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, फास्फोरस, ये सब जमा होने लग जाएगा और कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो लंग्स, किडनी और स्टमक, ये 3 ऑर्गन अगर आपके ठीक हैं तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। तो यूरिन के थ्रू किडनी निकाल देगी, श्वास के थ्रू हमारा लंग्स निकाल देगा और स्टूल के रूप में हमारा स्टमक निकाल देगा। तो ये 3 मेजर पार्ट हैं जहां से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। जब ये टॉक्सिन्स निकलने के रास्ते ठीक ठीक काम कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, तो टॉक्सिन्स जमा ही नहीं होंगे बॉडी के अंदर, तो बीमारी पनपेगी नहीं। तो बीमारी ना हो उसके लिए हमें ये 3 सिस्टम पर काम करना है। न्यूरोथेरेपी इन तीनों सिस्टम को ठीक करना जानती है। तो मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि भाई आपके 3 सिस्टम ठीक होने चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो न्यूरोथेरेपी ने कहा कि हम इन तीनों सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम ऑक्सीजन फार्मूले देते हैं, पेट के लिए तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं और किडनी के लिए किडनी क्लियर फार्मूला है। तो जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो हर व्यक्ति के किडनी, लंग्स और स्टमक को ठीक कर सकते हैं, यानी कि हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो मेडिकल साइंस की दूसरी रिसर्च को भी हमने एक्सेप्ट किया और उस पर हम आज काम कर रहे हैं।